बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 2 का नाम है एथिकल प्रॉब्लम्स विद पास्ट स्टडीज़। लेसन का टाइटल मतलब कि लेसन का जो नाम है ना, यही बता रहा है कि हमने ओवरऑल इसी को ही डिस्कस करना है पूरे लेसन में। तो होने वाली जो पास्ट में प्रॉब्लम्स थी, एथिकल वायलेशंस थी, ओवरऑल इस लेसन नंबर 2 के अंदर ही बताया गया है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी का स्टूडेंट्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो बहुत ही फुली अवेयरनेस के साथ सुनिएगा ये, क्योंकि ये जो लेसन नंबर 2 है आपको कैरियर लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होगा अबाउट दी एथिकल प्रॉब्लम्स को लेकर या एथिकल वायलेशंस को लेकर या एथिकल को किस तरह से मेंटेन करते हैं एक्सेट्रा। तो लेसन के स्टार्ट में आपको बताया गया है पहले कई साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में ना एथिकल इश्यूज थे, जिस वजह से ना उन स्टडीज़ को ना रेप्लिकेट नहीं किया गया और ये इश्यूज इतने क्रिटिकल थे कि इनके बाद एथिकल कोड बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। कुछ प्रोमिनेंट एथिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इन स्टडीज़ में थी और वो हैं, अब कौन कौन सी हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, मतलब ये कि पार्टिसिपेंट्स को ना रिसर्च के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी और इनकी मर्ज़ी के बगैर इन्हें ना शामिल कर लिया जाता था रिसर्च में या फिर एक्सपेरिमेंट्स में एक्सेट्रा। और नंबर 2 पे है कोएर्शंस और अनड्यू प्रेशर्स ऑन वॉलंटियर्स, मतलब ये कि वॉलंटियर्स को ना अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा दबाव या प्रेशर डाल कर ना रिसर्च में शामिल किया जाता था, यह भी होता था पास्ट में। और नंबर 3 पे यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ अ वल्नरेबल पॉपुलेशंस, मतलब ये कि ऐसे लोगों को रिसर्च के लिए यूज़ किया गया जो वल्नरेबल मतलब कि कमज़ोर थे, जैसे कि बच्चे हो गया, गरीब लोग हो गए या इल्मी तौर पर जो कमज़ोर लोग होते हैं। और नंबर 4 पे विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल रिस्क इन रिसर्च, मतलब ये कि पार्टिसिपेंट से ना रिसर्च के रिस्क छुपा लिए गए थे और जो इनकी ना हेल्थ या सेफ्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो इस टाइप की भी जो थी वायलेशंस होती थी, एथिकल प्रॉब्लम्स होती थी पास्ट में। नंबर 5 पे विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल ट्रीटमेंट, मतलब ये कि रिसर्च में ना शामिल पार्टिसिपेंट्स को ना अवेलेबल ट्रीटमेंट्स के बारे में नहीं बताया गया था जो इनकी मदद कर सकते थे। नंबर 6 पे पुटिंग सब्जेक्ट्स एट रिस्क, मतलब ये कि रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट्स को ना इनकी सेफ्टी के लिए ख़तरा जो था वो दिया गया था और जो अनएथिकल भी था। और नंबर 7 पे है रिस्क टू सब्जेक्ट आउटवेग बेनिफिट्स, मतलब ये कि जो रिस्क पार्टिसिपेंट्स को दिए गए थे ना वो इनके लिए ना फ़ायदे से ज़्यादा थे। ओके, नंबर 8 पे वायलेशंस ऑफ राइट्स है, मतलब ये कि पार्टिसिपेंट के बेसिक ह्यूमन राइट्स के जो खुलासे के तौर पर ना वियोग किया मतलब कि खिलाफ वर्जी की जाती थी। डिसेप्शंस में ये होता था पास्ट में, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स होते थे या जो सब्जेक्ट्स होते थे, डिसेप्शंस में ये होता था कि पार्टिसिपेंट्स को ना झूठ बोल कर ना या उनसे सच छुपा कर रिसर्च में ना शामिल किया जाता था। तो डिसेप्शंस की फॉर्म में भी ये वायलेशंस होती थी एथिकल्स की। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स में ये होता था कि पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर किया गया था जो इनकी ना प्राइवेसी के ख़िलाफ़ भी था। और नंबर 11 में जो है वो राइट टू विड्रॉ फ्रॉम दी रिसर्च है, मतलब ये कि रिसर्च के दौरान ना पार्टिसिपेंट्स को ना अपने डिसीजंस पर ना विड्रॉ करने का हक नहीं दिया गया था। मिसाल के तौर पर कुछ पुरानी जो है ट्रायल्स की बात करें जहां रिसर्चर्स ने अपने एक्सपेरिमेंटेशंस को अनएथिकल तरीक़ों से कंडक्ट किया था। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए जॉन जॉर्क की, जो कि 1779 और 1856 में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस की थी। 17 ड्रग्स को ना अलग अलग डोजेस पे ना
सवाला करके इनके ना प्रॉपर्टीज़ रिकॉर्ड की थी। इस एक्सपेरिमेंट में अपने आप को ना रिस्क में डाल दिया गया था, क्योंकि ना इन्हें इन ड्रग्स के पोटेंशियल रिस्क का पता नहीं था। और उसके बाद फिर गरहेड डोमे के एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो 1895 और 1964 में इन्होंने क्या किया था कि प्रोंटासाइल सोडियम से डिस्कवर किया था, और सबसे पहले अपने 6 साल की बेटी पर टेस्ट किया था इन्होंने, जो एक सीवियर इन्फेक्शंस में मुब्तला थी। और ये इन्फेक्शंस एक अनस्टेरलाइज्ड नीडल के थ्रू हुआ था। ओके, उसके बाद है लुइस पार्चर का जो एक्सपेरिमेंट है, और इन्होंने क्या किया था कि अपनी रिसर्च के दौरान ना एगोनाइज्ड ओवर ट्रीटिंग ह्यूमंस, यानी कि इन्होंने ना इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने का जो था वो दुख भी था, लेकिन इन्होंने एनिमल्स पर ना ट्रायल्स के रिजल्ट को ना देख कर ह्यूमन ट्रायल्स में अपनी रिसर्च को ना अप्लाई किया था। एडवर्ड जेनर की रिसर्च की बात की जाए, जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट भी थे, इन्होंने दुनिया का पहला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो था वो बनाया था, और इस वैक्सीन के इफ़ेक्ट्स समझने के लिए इन्होंने एक छोटे बच्चे पर ना पोटेंशियली फैटल एक्सपेरिमेंट भी किया था। अच्छा, ओवरऑल ये जो मिसालें आपको दी गई हैं ना, ये मिसालें हमें ना ये दिखाती हैं कि पहले के ज़माने में ना रिसर्चर्स अपनी जान और दूसरों की जान को ना ख़तरे में डाल कर अनएथिकल एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटेशंस करते थे, जिसका रिज़ल्ट ये था कि आज हमारे पास ना एथिकल गाइडलाइंस है जो ऐसे इशू से बचाने के लिए बनाई गई है। ओके, और ये सारी बातें ना आपको ना एथिकल इश्यूज़ को समझाने में मदद देती हैं स्टूडेंट्स, और ये भी दिखाती हैं कि अनएथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करने की ज़रूरत थी, जो आज तक की रिसर्च में दी जाती है। ओके, फ़ी हिस्टोरिकल केस स्टडीज़ की बात की जाए तो पहले पहले ना कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जो आज के दौर में ना अनएथिकल नेचर की वजह से ना रेप्लिकेट नहीं किए जा सकते थे। इस केस में इन केस स्टडीज़ को ना समझना ज़रूरी है, क्योंकि ना ये सब रिसर्च में ना अनएथिकल इश्यूज़ को ना दिखाते हैं, और हर केस में ना एक या ज़्यादा एथिकल प्रॉब्लम्स पाई गई हैं जो हमने ना पहले ही डिस्कस की थी। ओके, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाए तो ये एक्सपेरिमेंट जे.बी. वाटसन और राइनर ने ना कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ किया गया था, जिसमें ना एल्बर्ट जो कि स्टडी का सब्जेक्ट था, इन्होंने रैट से ना फोबिया डेवलप कर जो था वो कराया गया था। लाउड नॉइज़ को ना रैट के साथ एसोसिएट किया गया था, और इसके बाद एल्बर्ट को ना रैट्स के अलावा सिमिलर चीज़ों से भी ना फोबिया डेवलप हो गया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना अनएथिकल था, क्योंकि ना एक छोटे बच्चे में ना फोबिया डेवलप कर दिया गया था। फोबिया को ना इमीडिएटली दूर नहीं किया गया था, जो अल्बर्ट के लिए एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल हार्म और डिस्ट्रेस का सबब बना, और ये हार्म एक्सपेरिमेंट के दौरान भी था और एक्सपेरिमेंट के बाद भी जारी रहा था। मिसाल के तौर पर अगर आसानी से आपको अपनी वर्डिंग में समझाओ तो इस एक्सपेरिमेंट से ना हमें यह समझ में आता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का सामना करवाया जाए और इनकी वेलबींग को इग्नोर किया जाए तो ये ना अनएथिकल हो जाता है। ओके, तो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट्स हमें यही बताता है। आगे है लैंडीज फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाए तो कार्नी लैंडिस ने ना ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ना लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को ना रिकॉर्ड किया गया था जब वो कॉमन इमोशनल एक्सपीरियंस करते थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान सब्जेक्ट्स को हार्मफुल और डिस्ट्रेसिंग स्टिमुली दिया गया था, जैसे कि अमोनिया का स्मेल लेना, पॉर्न दिखाना, पॉर्न मतलब कि फहाशत या फिर न्यूड्स वगैरह दिखाना, और एक फ्रॉग की बीहेडिंग दिखाना। इस एक्सपेरिमेंट में एथिकल इश्यूज इंक्लूड थे। किस टाइप के? नंबर 1 पे लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट था, मतलब ये कि पार्टिसिपेंट्स को ना एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स नहीं बताई गई थी। और नंबर 2 पे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, मतलब ये कि जो स्टिमुली दिया गया था इनकी वजह से ना पार्टिसिपेंट्स को ना एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हुआ था। अच्छा,
ओवरऑल ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, या ये जो स्टडी है, ये स्टडी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी को डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट का सामना करवाया जा रहा हो तो इन्हें ना इसके लिए पहले से इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना ज़रूरी है और इनकी वेलबींग को भी ध्यान में रखना चाहिए। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज या सर्विस स्पीडीज़ स्टडीज़ की बात की जाए तो इस स्टडी का मकसद स्पीडीज़ के नेचुरल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना था। स्पीडीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ना बैक्टीरिया की वजह से होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए स्प्रेड होती है। इस स्टडी में ना अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन को ना यूज़ किया गया था जिसमें ना कुछ लोग हेल्थी थे और कुछ स्पीडीज़ से इन्फेक्टेड थे, लेकिन उन लोगों को ना ये नहीं बताया गया था कि इन्हें स्पीलीस है और इनको ना एक्सपेरिमेंट के असली मकसद के बारे में भी नहीं बताया गया था। इसके अलावा ना इन्हें कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया था। ये एक्सपेरिमेंट अनएथिकल था क्योंकि ना इसमें कई एथिकल इश्यूज थे। नंबर 1 पे लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट था, वही जो कि हमने पढ़े थे लेडीज फेशियल एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट पे, तो इसमें भी लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट था। मतलब ये कि लोगों को इनकी डिजीज़ के बारे में नहीं बताया गया था। नंबर 2 पे डिसेप्शंस था, एक्सपेरिमेंट्स के असली मकसद को छुपाया गया था। नंबर 3 पे पुटिंग पीपल एट रिस्क, मतलब पार्टिसिपेंट्स को ट्रीटमेंट ना देना इन्हें ना रिस्क में डालने के बराबर था। नंबर 4 पे एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ आ वल्नरेबल ग्रुप, मतलब ये कि अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशंस को इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सप्लॉइट किया गया था। अच्छा, ओवरऑल ये जो द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज स्पीडीज़ स्टडीज़ हमें ये बताती है कि और ये भी सिखाती है कि हमेशा ना पार्टिसिपेंट्स को इनके हेल्थ रिस्क के बारे में बताना और इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। वल्नरेबल ग्रुप्स को ना एक्सप्लॉइट करना अनएथिकल है। आगे है मॉन्स्टर स्टडी। मॉन्स्टर स्टडी की बात की जाए तो ये एक्सपेरिमेंट 22 ऑर्फन चिल्ड्रन पर कंडक्ट किया गया था जिसमें ना स्पीच थेरेपी को टेस्ट किया गया था। हाल्फ चिल्ड्रन को ना पॉजिटिव स्पीच थेरेपी दी गई थी जिसमें ना इनके स्पीच को ना प्राइज किया गया था और दूसरी ग्रुप को ना नेगेटिव स्पीच थेरेपी दी गई थी। अच्छा, ये जो है ना मॉन्स्टर स्टडी या मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे समटाइम पूछ लिया जाता है कि जो स्पीच थेरेपी थी पॉजिटिव किन स्टूडेंट्स पे दी गई थी और किन स्टूडेंट्स पे नेगेटिव थेरेपी दी गई थी और ये कौन सी स्टडी है? मॉन्स्टर स्टडी है। ओके, तो जैसे कि मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा था कि जिसमें ना इनकी स्पीच को ना प्राइज किया गया था और दूसरी ग्रुप को ना नेगेटिव स्पीच से थेरेपी दी गई थी जिसमें इनकी स्पीच फ्लॉज को बेलिटल किया गया था। अच्छा, जो बच्चे नेगेटिव थेरेपी रिसीव कर रहे थे इनको ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फेस करना पड़ा था और इनकी स्पीच प्रॉब्लम से ज़िंदगी भर के लिए ना रह गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में ना एथिकल इश्यूज हुए थे। नंबर 1 पे ये एथिकल इशू था कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस था, मतलब ये कि नेगेटिव थेरेपी से चिल्ड्रन में ना स्ट्रेस इंड्यूस किया गया था। नंबर 2 पे स्पीच प्रॉब्लम थी, नॉर्मल बच्चों को ना स्पीच प्रॉब्लम का शिकार बनाया गया था। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वल्नरेबल ग्रुप भी हुई थी, मतलब ये कि ऑर्फन चिल्ड्रन को ना एक वल्नरेबल ग्रुप समझ कर एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया था। ओवरऑल ये जो मॉन्स्टर स्टडी है या एक्सपेरिमेंट है ये हमें बताती है और ये भी समझाती है कि वल्नरेबल ग्रुप्स पर ना वल्नरेबल ग्रुप्स पर एक्सपेरिमेंट करना और इनकी वेलबींग को इग्नोर करना अनएथिकल है और अगर किसी को स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल हार्म हो तो इन्हें ना प्रॉपर सपोर्ट और केयर मिलनी चाहिए। अच्छा, इससे केस स्टडीज़, ये जितने भी हमने केस स्टडीज़ पढ़ी हैं ये ओवरऑल, जैसे कि लैंडिस फेशियल एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट हो गया, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद मॉन्स्टर स्टडी हो गया, ये सारी ना ये सारी जो केस स्टडीज़ का एनालिसिस ये दिखाता है कि पास्ट में एथिकल प्रॉब्लम्स को ना इग्नोर करते हुए रिसर्च कंडक्ट की गई थी जो आज के एथिकल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट थी। और ये ना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि रिसर्च करते वक्त ना हमेशा पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी, वेलबींग और इन्फॉर्म्ड कंसेंट को ना प्योरिटी देनी चाहिए। ओके, आगे है फी अदर्स हिस्टोरिकल केस स्टडीज़। इसकी बात की जाए तो इसमें ना विलो ब्रोक एक्सपेरिमेंट है, तो डॉक्टर क्रोगमैन और डॉक्टर गिलिस ने ना विलो ब्रोक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को ना इंटेंशनली हेपेटाइटिस दिया गया था ताकि ना वायरस के इन्फेक्शंस को ना ट्रैक किया जा सके और ये एक्सपेरिमेंट अनएथिकल था और इसमें ना कई एथिकल प्रॉब्लम्स भी थी। ओके,
तो इन चिल्ड्रन की पेरेंट्स को ना ये भी बताकर उनसे ना कंसर्न ली गई थी कि इनके ना बच्चों को ना रिसर्च में शामिल किया गया जाएगा। तो लेकिन पार्टिसिपेंट्स को ना स्टडी की असली नेचर के बारे में नहीं बताया गया था। इस रिसर्च में जो एथिकल प्रॉब्लम्स हुई हैं वो मंदरजा झेल हैं। मतलब ये कि इसमें ये हुआ था कि सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोइटेशंस ऑफ अ वल्नरेबल ग्रुप हुई थी। मतलब ये कि एक्सपेरिमेंट मेंटली डिसेबल्ड बच्चों पर कंडक्ट किया गया था जो कि वल्नरेबल ग्रुप हैं। नंबर 2 पे ये विल होल्डिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट रिस्क हुआ था। मतलब ये है कि पेरेंट्स को ना पोटेंशियल रिस्क के बारे में नहीं बताया गया था। उसके बाद अनड्यू प्रेशर्स ऑन पेरेंट्स टू वल्नरेबल दियर चिल्ड्रन हुआ था। मतलब ये कि पेरेंट्स पर ना अपने बच्चों को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल करने का जो है वो प्रेशर भी डाला गया था। तो विल लो ब्रो के एक्सपेरिमेंट पे क्या हुआ था, मेन चीज़ है कि पेरेंट्स पर प्रेशर डाला गया था कि वो अपने बच्चे को इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा बनाए। तो मिसाल के तौर पर अगर अब बात करूँ इस विल लो ब्रोक एक्सपेरिमेंट की, तो ये ना ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट हमें ना ये समझाता है कि जब किसी वनरेबल ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाता है तो इनकी ना प्रोटेक्शंस और इनके हक में ना इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। अगर इन्हें किसी तरह का रिस्क हो तो उससे पहले ना इनको पूरी तरह से इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो स्टैनली मिलग्राम ने ना येल यूनिवर्सिटी में ना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें इन्होंने अथॉरिटी का ना ओबीडियंस टेस्ट लिया था। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को ना एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दिया गया था और इनको ना हर गलत जवाब पर ना इलेक्ट्रिसिटी शॉक देने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। जब एक पार्टिसिपेंट्स एक्टर जो मिलग्राम ने स्टेज किया था गलत जवाब देते थे तो शॉक की इंटेंसिटी जो थी वो बढ़ा दी जाती थी। और ये एक्सपेरिमेंट अनएथिकल था इसलिए कि जब पार्टिसिपेंट्स ने देखा कि स्टूडेंट्स दर्द से चला रहे थे फिर भी वो शौक देना जारी रख रहे, मतलब कि फिर भी अगर वो जवाब सही दे रहे हैं तो तब भी शौक देना जारी जो है। इस एक्सपेरिमेंट में ना जो एथिकल प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हुआ था। मतलब ये कि पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ा था। और नंबर 2 पे लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट था। पार्टिसिपेंट्स को ना शायद ये पूरा पता नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट इनके ना इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर कितना इम्पैक्ट डालेगा या डाल सकता है। तो ये मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था थोड़ा सा ना बहुत ही जो था वो स्वेयर किस्म का था, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को लेकर, इमोशनल्स को लेकर। और वह ओवरऑल ये मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि अगर किसी रिसर्च में लोगों को इमोशनल डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है तो इन्हें ना पहले से इन्फॉर्म करना और इनके कंसर्ट लेना भी ज़रूरी होता है। जीविश क्रोनिक डिजीज़ स्टडीज़ की बात की जाए तो जीविश क्रोनिक डिजीज़ हॉस्पिटल ने ब्रुकलिन में ना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें सेनाइल पेशेंट्स को लाइफ कैंसर सेल्स इंजेक्ट किया गया था। रिसर्चर्स का मानना था कि सेल बॉडी की दवा रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसलिए ना इन्होंने पार्टिसिपेंट्स को ना इसके बारे में नहीं बताया था और ये अनएथिकल था और इसमें ना एथिकल प्रॉब्लम्स भी शामिल हुई थी। किस टाइप की लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट थी, मतलब पेशेंट्स को ना इन्हें ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया गया था और इनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली गई थी पेशेंट्स की या फिर जो भी वॉलंटियर्स था। यूज़ ऑफ अ वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, मतलब ये कि एक्सपेरिमेंट में जो पेशेंट इन्वॉल्व थे वो वल्नरेबल ग्रुप का हिस्सा थे, एल्डरली और सिक लोग भी थे। ओवरऑल ये जीविश क्रोनिक डिजीज़ स्टडी हमें ये बताती है कि अगर रिसर्च वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर कंडक्ट हो रही हो ना, जो इनको पूरी तरह से इन्फॉर्म करना और इनकी सेफ्टी और वेलबींग को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ना करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वल्नरेबल ग्रुप पर जो है वो स्टडी जो है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। जिम्बार्डो प्रिजन स्टडी, ये जो स्टडी है ना ये बहुत ही यूनिक है और ये इस वजह से यूनिक है क्योंकि फिलिप जिम्बार्डो का स्टडी का मकसद रोल प्लेइंग, लेबलिंग और सोशल एक्सपेक्टेशंस का इफेक्ट को जानना था। ओवरऑल जैसे कि फिलिप जिम्बार्डो का स्टडी का मकसद रोल प्लेइंग, लेबलिंग और सोशल एक्सपेक्टेशंस के इफेक्ट को स्टडी करना था। इस एक्सपेरिमेंट में ना कॉलेज स्टूडेंट्स को ना प्रिजनर्स और गार्ड्स का रोल दिया गया था और
इनको ना एक सिमुलेटेड प्रिजन्स इन्वायरमेंट्स में रखा गया था। जेल का इन्वायरमेंट्स इतना रियल हो गया था कि कुछ दिनों बाद ही स्टूडेंट्स को फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा था। ओके तो इस एक्सपेरिमेंट में एथिकल कंसर्न्स हुई थी, जैसे कि नंबर 1 पे डिस्ट्रेस टू सम पार्टिसिपेंट्स, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स को इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हुआ था कि एक्सपेरिमेंट्स को ना कुछ दिनों बाद ही रोकना पड़ गया था। नंबर 2 पे साइकोलॉजिकल हार्म, मतलब पार्टिसिपेंट्स की मेंटल और इमोशनल वेलबींग को ना नुकसान पहुंचाया गया था। अच्छा, ओवरऑल ये जो जिम्बाब्वे प्रिजन्स स्टडीज़ हमें ये बताती है कि जब एक्सपेरिमेंट्स में रोल प्लेइंग और स्ट्रेस को इंड्यूस किया जाता है तो इससे ना पार्टिसिपेंट्स को साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है। रिसर्च करते वक्त इनके ना मेंटल और इमोशनल वेलबींग को ना ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल ये जो सारी स्टडी है हमें ये दिखाती है और ये भी बताती है कि एथिकल रिसर्च अब अनएथिकल रिसर्च अब नहीं की जाती, क्योंकि ना साइंटिफिक की कम्युनिटी अब ज़्यादा अवेयर हो गई है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इमोशनल डिस्कम्फर्ट और हार्मफुल हो सकते हैं या हार्म का सबब बन सकते हैं। इस केस स्टडी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर रिसर्च किसी वल्नरेबल ग्रुप या किसी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए कंडक्ट की जाए तो उससे ना रिसर्च के एथिक्स को ना पहले से सोच समझ कर वल्नरेबल जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, द एरा ऑफ मॉडर्न साइंस, अर्ली 20 सेंचुरी। इसमें आपको इनका स्टार्टेड बताया गया है कि 19 सेंचुरी में ना साइकोलॉजी को एक एम्पिरिकली एक्सेप्टेड साइंस के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था। इस दौरान एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे ताकि ना साइकोलॉजी के कंसेप्ट को साइंटिफिक प्रूफ और एक्यूरेसी जो है वो मिल सके। जैसे जैसे मेडिसिन में तरक्की हो रही थी वैसे वैसे रिसर्च सब्जेक्ट्स के ट्रीटमेंट्स में भी तब्दीली आ रही थी और ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट उभर कर सामने आ रहे थे। इसके साथ ही ना साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के एथिकल कोड्स पर भी डिस्कशंस शुरू हुई थी। ओके, तो मिसाल के तौर पर वाल्टर रीड के एक्सपेरिमेंट्स जो कि ना येलो फीवर्स के लिए इनकोलेशंस डेवलप करने के लिए किया गया था। इस डेवलपमेंट की एक मिसाल है रीड के वैक्सीन एक्सपेरिमेंट्स को पहले के एक्सपेरिमेंट्स के मुकाबले में ना बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ता था। रीड का स्टडी हमें ये समझाता है कि जब किसी वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है तो उसे ना अप्रूवल लेने के लिए, मतलब उस वैक्सीन की अप्रूवल लेने के लिए ज़रूरी होता है कि वो ना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ना अप्रूव हो। और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ कम से कम FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट को ना मीट करे। आज के दौर में ना अगर वैक्सीन वर्ल्ड वाइड एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो इन्हें ना WHO या FDA की गाइडेंस के मुताबिक ना होना ज़रूरी होता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ना मॉडर्न साइंस में ना एथिकल गाइडेंस का होना भी ज़रूरी है। और अगर कोई रिसर्च या ट्रायल हो रहा है तो उसे ना एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना ना बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस जो था वो भी अपने एथिकल गाइडलाइंस को ना मेंटेन करता है, जो कि ना ह्यूमंस और एनिमल रिसर्च के लिए है। इस गाइडलाइंस में ना 5 जनरल प्रिंसिपल्स और 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो वक्त के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। APA का ये एम है कि रिसर्च में जो भी जो है काम हो वो ना एथिकल हो, वो जो भी रिसर्च में काम हो रहा है वो एथिकल हो और उससे ना किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल या इमोशनल हार्म ना हो जो भी पार्टिसिपेंट्स है या सब्जेक्ट है। इसलिए साइकोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ ना एथिकल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और ये ज़रूरी हो गया है कि रिसर्च के दौरान एथिकल प्रिंसिपल्स का ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर जैसे कि APA का ये जो प्रिंसिपल है कि हर रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स का थोरोग डिब्रीफिंग ज़रूरी होना चाहिए। मतलब जब रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो रिसर्चर्स को ना पार्टिसिपेंट्स को पूरी इंफॉर्मेशन से देनी चाहिए कि इनके साथ किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था और किस पर्पस के लिए था। और ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को ना किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। ओके, some of the organizations which lay down ethical guidance for animal research किस टाइप की हुई थी? नंबर 1 पे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस और एनिमल वेलफेयर एक्ट और एसोसिएशंस फॉर द असेसमेंट्स एंड
एक्सक्रीडेशंस ऑफ लेबोरेटरी एनिमल केयर। अच्छा, ये एग्जाम पढ़ी हुई इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल रिसर्च के लिए एथिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि ना एनिमल्स के साथ बिना होने वाले या एथिकल तरीके से जो है वो काम किया जा सके। ओके, criticisms of past studies and APA revised ethics codes भी हैं। मतलब ये कि जैसे कि हमने पहले वाले टॉपिक्स में पास्ट स्टडीज़ के एथिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, उसी तरह ना APA ने अपने एथिक्स कोड्स को रिवाइज किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेवलप किए हैं। नंबर 1 पे टू इंश्योर्स रिसर्च इज इंक्लूड थ्रू डीब्रीफिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। मतलब ये कि ये जो पॉइंट है ये इंश्योर करता है कि हर रिसर्च के बाद ना पार्टिसिपेंट्स को पूरे तरीके से ना इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि ना इन्हें पता चला कि इनके साथ किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया था। नंबर 2 पे टू डिफाइन द कंडीशंस अंडर विच डिसेप्शंस में बी यूज्ड। मतलब ये कि ये पॉइंट हमें ये बताता है, ये क्लैरिफाई करता है कि किस सिचुएशंस में रिसर्च में डिसेप्शंस को अलो किया जा सकता है और किस लिमिट्स तक डिसेप्शंस को यूज़ किया जा सकता है। नंबर 3 पे जो पॉइंट है, टू इंक्लूड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर रिसर्च विद ह्यूमन एंड एनिमल्स सब्जेक्ट। मतलब ये कि ये पॉइंट हमें ये बताता है कि ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि रिसर्च इनके लिए ना एथिकल हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें डिसेप्शंस का एलिमेंट्स हो तो उससे पहले ना रिसर्चर्स को ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि किस रीज़न से डिसेप्शंस की ज़रूरत है और किस एक्सटेंट तक वो ना डिसेप्शंस पार्टिसिपेंट्स के मेंटल और इमोशनल वेलबींग को हार्म नहीं करेगा। इस तरह से मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी के दौर में ना एथिकल गाइडलाइंस और रिसर्च के प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ताकि हर स्टडी में ना पार्टिसिपेंट्स को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शंस मिल सके। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 2। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेसन को 2-3 मरतबा आप लाजमी तौर पर पढ़ लेना और इसको रिवाइज कर लेना, या इस रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको 2-3 मरतबा सुन लेना। अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना, कमेंट्स लाजमी करना और शेयर लाजमी करना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसमें मॉन्स्टर स्टडी के जो पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा फिर द पब्लिक हेल्थ सर्विस सिपिलिस स्टडीज़। अच्छा, इसमें ना आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली कि ये जो स्टडीज़ थी ये किस पे मुश्तमिल थी। तो ये सिपिलिस जो डिजीज़ है ना उस पर मुश्तमिल थी और ये एक किस्म का बैक्टीरिया था। ओके, और ये क्या था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता था। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद लैंडी से फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो इसमें कौन से टाइप के जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स शामिल किए गए थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर स्मेलिंग हो गया, एनोमोडिया हो गया, लुकिंग पाउडर दिखाना। तो ये जो थे एक्सपेरिमेंट्स में जो थी ये चीज़ें शामिल की गई थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, JB वाटसन एंड राइनर की बात की जाए तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इन्होंने किस टाइप पर या किस तरह की जो रिसर्च की थी। तो इन्होंने नॉइज़ को लेकर जो थी रिसर्च की थी। ओके, किस तरह के नॉइज़ को लेकर एक फोबिया क्रिएट करना चाहा था बच्चे के अंदर या रैट के अंदर, तो ये नॉइज़ था। ओके, अब भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाउड नॉइज़ को लेकर आपसे JB वाटसन एंड राइनर की स्टडी के बारे में पूछा जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं अच्छा, इसमें ना आपको ये लाजमी आमतौर पर पूछा जाता है कि एथिकल कोड की डिमांड क्या है। 2-3 पॉइंट्स बताएं, ठीक है। या एथिकल जो है डिमांड्स जो होती हैं कोड को लेकर किस तरह की होनी चाहिए किसी भी एक रिसर्च में। तो इसमें ना ये आप शुरू के 4-5 पॉइंट या कुछ पॉइंट्स जो आसानी से आपको याद हो सके, जैसे कि वायलेशंस ऑफ राइट्स एंड डिसेप्शंस, और उसके बाद फिर पुटिंग सब्जेक्ट्स एट रिस्क को लेकर, ये जो है ना डिमांड्स एथिकल कोड की लाजमी होनी चाहिए कि अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट्स को या पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में आपने पुटिंग सब्जेक्ट एट रिस्क की फॉर्म में नहीं रखना। ओके, डिसेप्शंस का भी मैंने आपको मतलब समझा दिया और इसी तरह वायलेशंस ऑफ राइट्स को लेकर भी। ओके,
और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें जाहिर सी बात है कि जॉन जोड़ का जो एक्सपेरिमेंट था, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन जोड़ का एक्सपेरिमेंट किस टाइप का था, या किस टाइप के जो ड्रग्स थे इन्होंने, या किस तरह के ड्रग्स की फॉर्म थी, या कितने ड्रग्स थे शामिल किए थे। लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरह ये वहाँ पर आके ना इसमें बहुत से एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस लेसन को ना आप 2-3 मरतबा लाजमी तौर पर वीडियो की सूरत में वॉच कर लेना, या फिर इसको आप मैनुअल जो है वो 2-3 मरतबा रीड आउट कर लेना। मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है। ओके, इसी तरह जो है वो जिम्बार्डो प्रिजन स्टडी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही जो है वो समझने वाला है और पढ़ने वाला है, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको सीखने को और देखने को मिल सकता है अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री भी निकाल के देख लें तो। अर्ली 20th सेंचुरी में ज़ाहिर सी बात है कि वाल्टर रीड का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बताता था, जिसकी वजह से क्या है कि WHO और FDA ये कहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी अगर वैक्सीन या कोई भी अगर मेडिसिन तैयार होती है तो हमारे स्टैंडर्ड पे पूरी उतरनी चाहिए। इसी तरह जो APA स्टैंडर्ड है वो भी 5 जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो बनाते हैं, और कौन कौन से बनाते हैं वो नीचे आपको दिए गए हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है वो कौन कौन सी गाइडलाइंस एनिमल रिसर्च को लेकर कौन कौन सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें नंबर 1 पे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, ये भी एनिमल के राइट्स के लिए और एनिमल गाइडेंस के प्रोवाइड करता है कि किस तरह से किस रिसर्च में एनिमल्स किस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एनिमल वेलफेयर एक्ट भी शामिल है, और एसोसिएशन फॉर द असेसमेंट एंड एक्सक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल केयर भी शामिल है। ओके, ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 2। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।